मायरा का सबको सुनाना, क्या 200 करोड़। मायरा की चाची गीता जी अपनी आंखें और मुंह बड़ा बड़ा करके बोली। दीपिका जो खाना खा रही थी, मायरा की बात सुन उसका सारा खाना मुंह से बाहर आ गया। ई कैसे खाना खाती हो आप, छी। मायरा ने दीपिका को खाना गिराते देख उसे एक घिनौनी डिस्गस्टेड लुक पास किया, जिससे उसे बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वो जल्दी से खुद को साफ करने लगती है। झूठ मत बोलो तुम, इतनी महंगी भी गाड़ी आती है क्या। गीता जी वापस अपने चौंकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ मायरा की बात को झुठलाती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं देखा, पर 200 करोड़ उनके बहुत ज्यादा थे। वो किसी रिच फैमिली से नहीं आती थी, इसलिए वो जानती थी इस पैसे की महत्व क्या होता है। उनकी बात सुन मायरा कहती है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। आखिर फाइनल पेमेंट करने तो यही गए थे ना ऑस्ट्रेलिया। फिर भी यकीन ना आए तो डीडी से पूछ लीजिएगा। मायरा की बात पर गीता जी गौरव की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या सच में 200 करोड़ की गाड़ी है वो। उनकी बात समझ गौरव बस हाँ में सिर हिला देता है, यस मॉम कहते हुए। पर वो ये सोच रहा था कि मायरा को ये सब कैसे पता। उसे नहीं पता कि कार मायरा के लिए ली गई है। उसे तो बस उसके बड़े पापा ने पेमेंट करने को बोला, उसने कर दिया था। वहीं मायरा सानिया और शान का चेहरा देखती है, जिसका रंग पीला पड़ चुका था। उस कार का अमाउंट सुन मायरा एक शैतानी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखते हुए कहती है, अरे सानिया, शान, तुम दोनों के फेस को क्या हुआ है? तुम खुश लग नहीं हो ये सुनकर कि डीडी ने मुझे मेरे 18वें बर्थडे पर कितना बड़ा गिफ्ट दिया। वैसे तुम लोगों को क्या मिला था तुम्हारे 18वें बर्थडे पर? उसकी बात सुन सानिया और शान जल्दी से अपने चेहरे ठीक करते हैं, जो उनसे सही से हो भी नहीं पा रहा था। फिर सानिया मासूम बनते हुए अपने शब्दों में शहद घोल के कहती है, अरे नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें सच में बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला है। इतना बोल एक जबरदस्ती की मुस्कान पास करके वो चुप हो जाती है। उससे तो अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पर तुमने बताया नहीं तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को क्या मिला 18वें जन्मदिन पर? वैसे मुझे लगता नहीं कि दीदी तुम अनवांटेड बेकार भाई बहनों पर जरा सा भी टाइम और पैसा बर्बाद करते होंगे। मायरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए सानिया से कहा। उसकी बात सुन सानिया कुछ नहीं बोल पाती है। उसने कहाँ सोचा था वो मायरा को नीचा दिखाएगी, पर हो गया उल्टा। अब वो मायरा को कैसे बताए कि उसके और शान के 18वें जन्मदिन पर केएसआर तो कंट्री में ही नहीं थे, किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने बस अपने किसी दूसरे असिस्टेंट से उसे और शान को एक शॉपिंग कार्ड भिजवा दिया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी। उस समय तो उन्हें ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था, पर अब मायरा के गिफ्ट के आगे उनका गिफ्ट तो कुएं में से एक लोटा पानी निकालने जितना भी नहीं है। यही सब शान और सानिया सोच रहे थे और मायरा इन्हें देख तिरछी मुस्करा रही थी। घर में सभी लोग समझ रहे थे कि सानिया कुछ क्यों नहीं बोल रही, शायद उसे शर्मिंदगी एम्बैरसिंग महसूस हो रही है। सबको उसके लिए बुरा भी लग रहा था और इस बुरे को 4 चांद लगा रही थी सानिया की मासूमियत से भरी शक्ल। सानिया अपनी मुंह नीचे किए थी, उसकी आंखों में आंसू थे। माही जी जब ये सब और नहीं देख पाती तो वो मायरा को डांटते हुए अपनी सख्त पर कोमल आवाज में कहती हैं, बस करो मायरा, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम जब से आए हो मैं देख रही हूँ किसी ना किसी बात पर तुम शान सानिया को नीचा दिखा रही हो। मैंने पहले कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम थोड़ा गुस्सा हो इसलिए ऐसा कर रही हो, पर अब बस। सानिया तुमसे कितनी प्यार से बात कर रही है, वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम बात बात पर उसकी बेइज्जती कर रही हो। और ये क्या शिष्टाचार मैनर्स है तुम्हारे? और तुम अपने बड़ों के नाम कैसे ले सकती हो? भाई बहन है वो तुम्हारे, तुमसे बड़े। तुम नाम क्यों ले रही हो इनके? और तुम अपने डैड की इज्जत भी नहीं करती हो क्या अब बिल्कुल? ये क्या डीडी डीडी लगा रखा है? डैड है वो तुम्हारे, हैव सम रिस्पेक्ट, थोड़ी इज्जत करो। इन्होंने ही तुम्हें ज्यादा छूट दी है इसलिए तुम इतना बिगड़ गई हो। एक दिन नहीं हुआ तुम्हें घर में आए और तुमने ड्रामा करना शुरू कर दिया। अगर यही सब करना है तो तुम यहाँ। वो आगे कुछ और बोलती कि तभी मायरा की ठंडी गुस्से से भरी आवाज सबके कानों में जाती है, जस्ट शट अप मिसेस केएसआर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जबड़े कस लिए थे उसने जैसे वो खुद को रोक रही हो। उसकी आंखों में अब पहले वाली शरारत मजाक मस्ती नहीं थी, उसकी जगह एक अजीब ही ठंडक ने ले ली थी। वो अपनी उन्हीं आंखों से माही जी को घूर रही थी जो उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन अपनी ही जगह पर कांप गई थी। अब वो चुप हो गई थी, उनकी पलकें हल्की सी भीग गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा ने अभी उन पर चिल्लाया और उससे क्या कहा।
मौका देख सानिया अपनी आंखों में आंसू लिए भूले से चेहरे के साथ मायरा को देखते हुए कहती है, मायरा तुम मॉम पर क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज मेरी मॉम पर मत चिल्लाओ। तुम भूल गई क्या, मॉम डर जाती है जब कोई उन पर चिल्लाता है। मॉम तो तुम्हें बस समझाना चाहती थी, उनका इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। फिर भी अगर तुम्हें मॉम की बातों का बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू पोंछकर आगे कहती है, अगर तुम मुझे और शान को भाई बहन कहकर नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम हमारा नाम ले लो, हमें बुरा नहीं लगेगा। बस मॉम से कुछ मत कहो, वो तुम्हारी भी मॉम है। इतना कह सानिया बहुत मासूम सा फेस बना लेती है और तिरछी आंखों से सबको देखती है। क्यों डांट रही है माही जी मायरा की? क्यों नहीं करती माही जी मायरा से प्यार? क्या वजह ही जिसकी वजह से माही लेती है सानिया का साइड? क्या माही जी फिर निकल देगी मायरा को घर से भर या होगा कुछ नया? क्या जीआर बालों को ओट चल जाएगा मायरा के बेअमी? मायरा के सवाल सबके श्रम से झुकना माही जी, जिन्होंने खुद को संभाल लिया था, वो सानिया को खुद के लिए रोता देख अपने दिल को मजबूत कर मायरा को देखते हुए गुस्से से कहती है, मायरा मिसेस के एसआर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्या तुम ये भी भूल गई हो? और शान सानिया को तुम नाम से नहीं बुलाओगी, समझी तुम? उनकी बात सुन मायरा तिरछी हंसी हंसती है और उसी हंसी के साथ कहती है, माँ। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या मजाक है, मेरी एक माँ भी है, मुझे तो नहीं पता था। थैंक यू मिसेस KSR, ये बताने के लिए कि मेरी भी कोई माँ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मायरा, माही जी चिल्लाते हुए कहती हैं। उनका चिल्लाना सुन मायरा अपने कान में उंगली डालकर गुस्से में कहती है, बहरी नहीं हूँ मैं जो आप ऐसे चिल्ला रही हैं। सब सुनाई देता है मुझे और दिखाई भी। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको कि मैंने आपकी इन सौतेली औलादों की बेइज्जती की? तो आता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना आपसे ना आपकी इन सौतेली औलादों से और ना इस घर के लोगों से, सिवाय मेरे डीडी और दादी के। समझी आप? और कान खोल कर सुन लीजिए, ना ही आप मेरी माँ हैं और ना ये दोनों। वो शान और सानिया की तरफ उंगली करते हुए आगे कहती है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और ना मैं इस घर के लोगों को अपना परिवार मानती हूँ, तो मुझसे इज्जत की उम्मीद तो आप रखिएगा ही मत। और मैं अपने डीडी मतलब देव दादा, उनकी कितनी इज्जत करती हूँ या नहीं, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप कोई नहीं है मेरी, कोई भी नहीं। उसकी बात सुन कोई भी उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था, पर KSR उसकी आंखों में एक गुस्सा के साथ दर्द भी देख सकते थे। फिर वो माही जी की तरफ देखते हैं जिनकी आंखें भी भरी थीं, पर वो उन्हें शांत नहीं कराते क्योंकि शायद ये जरूरी था उनके लिए। माही जी उसकी बात सुन अपनी जगह जम जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। मायरा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती? मायरा की बात सुन उसकी बड़ी माँ अपनी सीट से खड़ी होते हुए सख्त आवाज में कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी डम है मिसेज राठौर कि आपको मेरी बात का मतलब समझ में ना आया हो। मायरा उनकी बात सुन तंज कसते हुए कहती है, एंजल आप ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हम जानते हैं आप हम सबसे नाराज हो बच्ची, पर ऐसा मत बोलो। हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं। तुम अपने बड़े पापा से भी नाराज हो क्या? मायरा के बड़े पापा जो मायरा की बात से भावुक इमोशनल हो गए थे, वो मायरा को समझाते हुए बोले, अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने से ये रिश्ता टूट जाएगा? तुम्हारा माही को माँ ना मानने पर वो तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, या परिवार से रिश्ते तोड़ने से ये परिवार तुम्हारा नहीं रहेगा? तुम चाहे जितने रिश्ते तोड़ो, पर सच को नहीं झुठला सकती कि तुम राठौर परिवार की बेटी हो और हमेशा रहोगी। दीपा जी एक स्मिर्क हंसी के साथ कहती हैं। हाँ, वो मायरा से नाराज थी, पर मायरा घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली, और नाराजगी के साथ साथ सबके दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं प्यार अभी भी था। उन्हें मायरा का बड़ी माँ की जगह मिसेज राठौर बुलाना अच्छा नहीं लगा, अपना दिल में भारी सा लगा था उन्हें। उनकी बात सुन मायरा हंसने लगती है, जिससे सब उसे देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मायरा हंस क्यों रही है। हंसते हंसते मायरा रुकती है और दीपा जी की तरफ देखते हुए कहती है, राठौर। यस राठौर, मैं राठौर हूँ, हाँ। और ये बात किस किस को पता है कि मैं राठौर हूँ? उसकी बात सुन सब कंफ्यूज हो जाते हैं। दादाजी मायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मायरा साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं? उनकी बात सुन मायरा एक नज़र सबको देखती है और अपनी आवाज़ में एक कड़वाहट लाके कहती है, साफ साफ। हम तो सुनिए, किसी को नहीं पता कि कुश सिंह राठौर और माही सिंह की कोई बच्ची भी है।
क्या आपने कभी किसी को बताया कि आपकी 2 नहीं 3 पोतियां हैं? बोलिए। वो अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये बात कभी किसी ने किसी को बताई कि इस घर की एक छोटी बेटी भी है जो सबसे छोटी है, जिसे हमने बचपन में ही घर से बाहर निकाल के फेंक दिया था? बोलिए, चुप क्यों हैं आप सब? दीदी, दादी का समझ आ रहा है, आता। उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें मेरी सुरक्षा, सेफ्टी की फिक्र थी। पर आप सबका क्या? बोलिए मिसेस राठौर, अभी तो बहुत परिवार का ज्ञान दे रही थी आप। क्या आपने कभी मेरा जिक्र तक किया है, कभी किसी के सामने? मायरा अपनी बड़ी माँ को देखते हुए बोलती है, पर उसकी बात सुन सबके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं और सिर नीचे झुक जाते हैं। अब किसी के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही ना हो। बात को हाथ से जाता देख सानिया रोते हुए बीच में कहती है, ऐसा नहीं है मायरा, जैसा तुम सोच रही हो। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें मेरी और शान की थोड़ी ज्यादा फिक्र है, इसलिए किसी ने कभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि लोग हमें बुली करेंगे, सौतेला बोल के चिढ़ाएंगे, बस इसीलिए। प्लीज किसी को कुछ मत बोलो। मैं माफी। वो अभी बोल ही रही थी कि मायरा उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ओह जस्ट शट अप। मैंने तुमसे कुछ पूछा, मैं तुमसे कुछ बोली, मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी। तो तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? आइंदा से अगर मेरी बात के बीच में बोली ना तो बचोगी नहीं। मायरा सानिया को इतना कह अपनी हरी आंखों से, जो अब गुस्से में लाल हो गई थी, घूरते हुए कहती है। बेचारी सानिया उसकी आंखें देख कांप जाती है अपनी जगह खड़े खड़े ही। फिर खुद को नॉर्मल कर सबकी तरफ देखती है जो कहीं ना कहीं मायरा की बात से थोड़ा सा सही और ग्लानि गिल्ट में जा रहे थे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मायरा फिर सबको गुस्से में देखते हुए कहती है, पूरी दुनिया को यही गलतफहमी है कि इस राठौर की सिर्फ 2 ही पोतियां हैं। क्या आप में से किसी ने कभी लोगों की ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश की? बोलिए। नहीं की। सही कहा ना मैंने। उसकी बात सुन सबको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उन लोगों की भी गलती है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। मायरा सबको एक नज़र देखती है और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहती है, मेरा पेट भर गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना बोल वो गुस्से में सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। मायरा के खिलाफ साजिश। मायरा गुस्से में सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, हर एक कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी शान की तीखी आवाज उसके कानों से मिल जाती है, जो उससे कह रहा था, ऊपर कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनते ही मायरा के बढ़ते कदम वहीं थम जाते हैं। वह पलटते हुए गुस्से से शान को घूर कर देखती है। उसका पारा अब बिल्कुल आसमान छू गया था। शान की बात का जवाब देते हुए वो कहती, अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर तंज कसते हुए आगे कहती, कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सुनने में भी दिक्कत है मिस्टर शान। इतना कहकर मायरा तिरछा मुस्कुरा देती है। मायरा की इस बात पर शान अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा गया था, लेकिन वो खुद को शांत कर और एक शातिर मुस्कान के साथ मायरा को जवाब देता है, मेरे कान तो बिल्कुल ठीक हैं, पर शायद तुम्हारे दिमाग की चोट कुछ ज्यादा ही गहरी है, जिसकी वजह से तुम ये भी भूल गई हो कि तुम्हारा कमरा ऊपर नहीं, यहाँ नीचे है। मॉम ने तुम्हारा कमरा सानिया को दे दिया था, याद आया? और तुम्हें सजा पनिशमेंट के तौर पर यह नीचे वाला कमरा दिया था। सबका खाना हो गया था, सब लोग लिविंग रूम में आ चुके थे और यह सब कुछ देख रहे थे। माहौल काफी टेंस आ गया था। शान की बात सुनते ही मायरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसने बहुत तेजी से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। पहले उसने शान को घूर कर देखा, फिर उसकी नज़र माही जी पर जा टिकी। पहले उसने इस बात को जाता माइंड नहीं किया था, लेकिन अब शान की इस बात ने उसे सब कुछ याद दिला दिया। कैसे पहली वाली मायरा को शान और सानिया ने मिलकर फंसाया, ट्रैप था, और शान उसके हाथों सानिया के कमरे में पटाखे रखवा दिए थे। तब वो सिर्फ 5-6 साल की थी और इतनी मासूम थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। 10 साल के शान ने उससे कहा कि अगर वो ये पटाखे सानिया के कमरे में बिना किसी को बताए रख देगी तो वो उसके साथ खेलेगा। मासूम मायरा ने वैसा ही किया, लेकिन घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। मौका देख शान ने चुपके से उन पटाखों में आग लगा दी और सानिया को पहले ही उस कमरे से बाहर आने के लिए कह दिया था। पटाखे जलने की वजह से सानिया का पूरा कमरा बर्बाद हो गया और इसका इल्जाम मायरा पर लगा दिया गया। जब उससे सबने पूछा कि पटाखे उसने रखे थे, तो उसने हाँ कर दिया। नौकरानी ने भी बता दिया कि उसने खुद मायरा को पटाखे रखते हुए देखा था। इसी वजह से माही जी ने गुस्से में आकर मायरा को बहुत डांटा और मायरा का कमरा सानिया को दे दिया और उसे दूसरा कमरा मिला।
बेचारी मायरा ने कहा भी कि आग उसने नहीं लगाई, लेकिन सबको लगा कि वो झूठ बोल रही है। सबको लगा कि उसने जलन में ये सब किया है क्योंकि माही जी उस पर कम ध्यान देती थी शान और सानिया की वजह से। माही जी ने उसकी एक न सुनी। जानकी जी ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माही जी ने सबसे कह दिया कि अगर गलती की सज़ा नहीं मिलेगी तो वो अपनी गलती फिर दोहराएगी। और वो उसकी माँ है और अच्छे से जानती है कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। सानिया को शुरू से ही मायरा का कमरा चाहिए था। ऐसा नहीं था कि उसका खुद का कमरा मायरा के कमरे से कम अच्छा था, पर कुछ लोगों को दूसरों की चीज़ें लेने की आदत होती है। यह आदत सानिया में भी थी। उसने शान की मदद से मायरा को फंसाया और उससे उसका कमरा ले लिया। बाद में वह एक भोली भाली विक्टिम बन गई। सानिया ने देखा कि मायरा कैसे गुस्से में शान को घूर रही है। उसे डर लगा कि कहीं मायरा गुस्से में आकर सबको यह न बता दे कि वो पटाखे शान ने उसे रखने को कहा था। अगर ऐसा हुआ तो वो और शान दोनों फंस जाएंगे और शायद उसका कमरा भी छिन जाए, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से शान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, शान, बस करो। क्या बोले जा रहे हो तुम? फिर मायरा की तरफ देखकर उसने भोला और थोड़ा डरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, मायरा, शान के कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो बस बता रहा था कि तुम्हारा कमरा नीचे है और कुछ नहीं। अगर तुम मेरे कमरे में जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर भी कर लूंगी, बस तुम मुझे और शान को कुछ मत करना। प्लस उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे कि वो सबको बता रही हो कि उसे मायरा से कितना डर लगता है, लेकिन फिर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर गीता जी बोली, सानिया बेटा, तुम इससे इतना डर क्यों रही हो? हम सब हैं यहाँ और हमारे होते हुए ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इस लड़की के साथ कमरा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका कमरा है, ये उसी में रहेगी और अगर वहाँ नहीं रहना तो इस घर में कमरों की कमी नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने, माही दीदी? इतना कहकर गीता जी माही जी की तरफ देखती हैं। माही जी जो पहले से ही मायरा की बातों से बहुत हट थी, उनके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी, पर उन्होंने खुद को संभाल रखा था। वह एक बार मायरा को देखती हैं, जो बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसके चेहरे और आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, जिसे देखकर माही जी को और भी बुरा लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बदल जाएगी। माही जी गीता की तरफ देखकर कहती हैं, सानिया, तुम्हें मायरा के साथ कमरा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कमरे में सिर्फ तुम ही रहोगी, वो कमरा अब तुम्हारा है। और मायरा उस कमरे को छोड़कर जिस कमरे में रहना चाहे वहाँ रह सकती है। उनकी बात सुनकर सानिया के चेहरे पर एक राहत आ जाती है कि अब उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा और माही जी अभी भी उसकी तरफ हैं। अगर माही जी उसकी तरफ हैं तो मायरा उससे कभी नहीं जीत सकती, यही सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मायरा जो अब तक चौथी सीढ़ी पर खड़ी सबकी बकवास सुन रही थी, माही जी की बात सुनकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है और माही जी के सामने खड़ी हो जाती है। फिर उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या कहा आपने मिसेस कैसार, कि मैं किसी भी कमरे में रह सकती हूँ? बस सानिया उर्फ आपकी प्यारी सौतेली बेटी के कमरे को छोड़कर। जबकि वो कमरा उसका नहीं, मेरा है, जिसे आपने मुझसे छीनकर उसे दे दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सब वो माही जी की आंखों में देखकर बिल्कुल सख्त आवाज में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर माही जी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, छीना नहीं था, आपने गलती की थी। आपने सानिया के कमरे में पटाखे जलाए थे जिससे उसका पूरा कमरा खराब हो गया। उसे चोट भी लग सकती थी। आपकी वजह से उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा और वो कितना डर गई थी, पता भी है आपको। इसी वजह से वो आपसे भी डरने लगी थी। 0-0 अच्छा, तो एक 4-5 साल की लड़की ने किसी के कमरे में पटाखे रखे और उसे जला के वहाँ के वहाँ से भाग गई। वाओ। 2 एज आगे क्या हो, क्या मायरा पेगी खुद को बेगिनर साबित या फर्स्ट जेगू इस जल मी? क्यों फैशा शान मायरा को और क्यों लगज सानिया के कमरे में आग? क्यों नहीं जी, कभी नहीं मैंटी मायरा मी बैट। जब मायरा खुद को शी साबित कर देगी टीके क्या सब अपना लीज यूज? क्या मायरा मी खिलाफ हाय री सजीज? कैसे वाचेगी मायरा इस साजिश से? क्या इरादे हाथ शान के? क्यों जगटी का सानिया मायरा का कमरा? ए फ्लैट क्या करेगी मायरा शान का सच सब के सामने? ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि 4-5 साल की लड़की ने किसी के कमरे में पटाखे रखे और उसे जला के वहाँ के वहाँ से भाग गई, और उन पटाखों के जलने से पूरा कमरा बर्बाद हो गया और आपकी प्यारी सानिया को चोट भी आ सकती थी। यही कहा ना आपने? मायरा ने उनसे व्यंग्यपूर्ण सैकरेटिक लहजे में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर माही जी ने हाँ में सिर हिला दिया।
मायरा उसी व्यंग्यात्मक सार्कास्टिक भाव के साथ आगे कहती है, तो क्या आपकी प्यारी सानिया को कोई चोट आई थी? मायरा ये सवाल दीपा जी से करती है, जिस पर वो भी ना में सिर हिलाकर कहती है, चोट नहीं आई थी, क्योंकि शान ने उसे किसी काम से पहले ही बाहर बुला लिया था, पर वह बहुत डर गई थी तुम्हारी वजह से। उनकी बात सुनकर मायरा थोड़ा पीछे होकर सीढ़ियों से टेक लगाकर आराम से खड़ी हो जाती है। फिर सबको देखकर कहती है, अच्छा, डर गई थी। ओह, सो सैड। वैसे यह एक अच्छा इत्तेफाक नहीं था कि वो पटाखे जलने से कुछ देर पहले शान सानिया को कमरे के बाहर बुला लेता है। कैरिंग ब्रदर, वैसे क्या किसी ने ये सोचा कि वो पटाखे मेरे पास आए कहाँ से थे? न मैं घर से बाहर जाती थी, न मैं किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलती थी, न मैंने किसी नौकर से पटाखे मंगवाए। तो क्या वो पटाखे आसमान से टपके थे मेरे पास? फिर वो सबको देखकर आगे कहती है, क्या किसी ने मुझे उन पटाखों में आग लगाते हुए देखा था, या वो आग भी खुद ब खुद लग गई थी, जैसे पटाखे आसमान से गिरे थे? इतना बोलकर वह हंस देती है, पर उसकी बातों में छुपा कटाक्ष सब समझ रहे थे। मायरा की बात सुनकर पता नहीं क्यों, पर सबको कुछ अजीब लगा। सब सोच में पड़ गया, मायरा की बात तो सही ही उसके पास पटके आए कहाँ से? सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें पहले से ही सब पता था, केएसआर और वह अनजान शख्स दीपिका, जिसे अभी तक जाता कुछ समय नहीं आ रहा था, वो मायरा को गुस्से से देखते हुए कहती है, ये बातों को गोल गोल घुमाकर तुम कहना क्या चाहती हो? कि तुम बेगुनाह हो, और वो पटाखे शान ने तुम्हें दिए और फिर सबसे छुपकर उसी ने उसमें आग भी लगाए और सानिया को कमरे से बाहर निकालकर सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। यही कहना चाहती हो तुम? तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक नौकरानी ने तुम्हें खुद देखा था सानिया के कमरे में पटाखे रखते हुए, इसलिए तुम्हारी कोई भी झूठी बात यहाँ नहीं चलेगी, समझी तुम? इतना बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी बात सुनकर घर के सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। सब कुछ सोच रहे थे, वहीं शान और सानिया की हथेलियां गीली हो गईं। वे दोनों ही घूरकर दीपिका को देख रहे थे। दीपिका की बात सुनकर मायरा की तिरछी मुस्कान और भी बड़ी हो गई और वो दीपिका की तरफ देखते हुए बोली, मिस राठौर, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी समझदार हैं। जो बात यहाँ किसी को समझ नहीं आए, आपने वो बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया। जितनी आप दिखती नहीं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं आप। दीपिका को समझ नहीं आता कि यह तारीफ थी या बुराई। वह उलझन भरी नजरों से मायरा को देखने लगी, जो अब शान के सामने खड़ी थी। वही मायरा शान के सामने खड़ी होकर अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए उससे सवाल करती है, क्या कहा था अभी तुमने कि मेरे दिमाग में गहरी चोट लगी है? हम तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो तुम्हें याद होगा, कैसे तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं पटाखे तुम्हारी बहन के कमरे में रखती हूँ तो तुम मेरे साथ खेलोगे, याद है? क्या 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 बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, शान हकलाते हुए बोला। मायरा उसकी बात को अनदेखा करते हुए आगे कहती है, जब मैं पटाखे कमरे में रख आई तो तुमने खिड़की के पीछे जाकर कैसे लाइट जलाकर अपनी बहन के कमरे में फेंक दिया। जल्दी से सानिया को कमरे के बाहर निकाल लिया था और फिर सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था, अब याद आया? या अभी भी नहीं? शान मायरा की बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसने एक बार सब लोगों को देखा, जो उसे ही अपनी हैरान और गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। सबको देखकर वह हड़बड़ाते हुए बोला, क्या पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तुम मुझसे जलती हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। डैड, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है। शान और मायरा की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। तभी वीर सिंह राठौर केएसआर का बड़ा बेटा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ मायरा को देखते हुए बोलता है, बस करो मायरा, शान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, पर उस समय वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। इसलिए प्लीज खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए शान को बीच में घसीटना बंद करो। मायरा उसकी बात सुनकर उसे घूर के देखते हुए बोलती है, अच्छा, मैं 6 साल की होने के बाद भी ये कर सकती हूँ, पर वो 10 साल का होने के बाद भी नहीं कर सकता। वाह, आखिर दिखाई दिया ना आपने कि सौतेला ही होता है। वो आपका सगा भाई है, इसलिए उसकी 100 गलतियों के बाद भी आपको वही सही लगेगा, मिस्टर राठौर। मायरा की सौतेला वाली बात सुनकर वीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो मायरा से नाराज था, पर उसे सौतेला नहीं मानता था। आखिर वो भी उसकी बहन थी, उसके डैड की बेटी थी। वह उसे समझाते हुए बोला, देखो एंजल, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो।
मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मायरा बोली, डोंट कॉल मी एंजल। मुझे एंगल मत बुलाओ, आई एम नॉट योर एंजल। मैं आपकी एंगल नहीं हूँ। आई एम नॉट एनीवन टू यू। मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ। और फिर बोली, और सबूत चाहिए ना आपको? तो मैं देती हूँ सबूत द। इतना बोलकर मायरा एक पल के लिए अपनी आंखें केएसआर से मिलाती है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि केएसआर सब जानते हैं और उनके पास सबूत भी होगा। और केएसआर मायरा को देखकर अपनी पलकें झपका देते हैं। किसी के देखने से पहले ही दोनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। ठीक 1 मिनट के अंदर ही एक साथ सभी के फोन बीप करने लगे। हर किसी ने अपना फोन देखा। स्क्रीन पर 2 वीडियो चल रहे थे। एक वीडियो में शान मायरा को पटाखा दे रहा था और दूसरे वीडियो में वह एक लाइटर जलाकर सानिया के कमरे में फेंक रहा था। पर नियति का खेल कहो या सानिया की किस्मत, वो इन दोनों ही वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबकी निगाहें फोन पर टिकी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। सब चौंक कर आवाज की तरफ देखते हैं। गुस्से में वीर ने शान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी 5 उंगलियों के निशान शान के गाल पर साफ छप गए थे। क्या ये है पूरा सच या कुछ और भी है छुपा असगर 4 दिवरों में? क्यों केएसआर ने फलनी बीटे सबको सच? क्या चाहते हैं केएसआर? क्या छुपा रहे हैं केएसआर सबसे सच? आखिर क्या बजा उनके ये करने? क्या सच में केएसआर कर रहे मायरा की मॉडल या उन्हें मचो हाय राज है? सब जन के क्या काज माही जी? क्या करेंगे जीआर वाले सच्चे जाने के? वीर का गुस्सा शान पर। कुछ लोगों को ये डाउट है कि जब मायरा के पापा को सब पता था तो उन्होंने सच सामने क्यों नहीं लाया। यही ना? तो सुनो दोस्तों, ये कहानी मायरा की है, केएसआर की नहीं। केएसआर इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है जो अपनी बेटी की मदद करता है, पर वह खुद हर समस्या हल नहीं कर सकता। उन्होंने बचपन से मायरा से कहा था, तुम लिए स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मायरा अपने लिए स्टैंड लेती और यह बात सबके सामने करती तो वह उसकी मदद करते, जैसे उन्होंने मायरा माया की थी, समझे? लेकिन जैसे जैसे मायरा बड़ी हुई तो उन्होंने उससे उम्मीदें छोड़ दी कि वह कभी मजबूत बन पाएगी। तो उन्होंने उसे घर से दूर भेजने वाले फैसले में कुछ नहीं बोला और मायरा को यहाँ से दूर भेज दिया, जिससे उसे और कोई दिक्कत न हो। ठीक है। वीर का हाथ तेजी से उठा और उसने शान के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये सब क्या है शान? वीर ने शान से सवाल किया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इसका अंजाम क्या हो सकता था? शान चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में डर तो था पर पछतावा नहीं। उसे शान हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सबको इस बारे में पता चल जाएगा। पर उसे खुद को इस स्थिति से कैसे भी बचाना था। वीर ने फिर कहा, तुम्हारी वजह से मायरा को कितना दुख हर्ट हुआ है। उस बेचारी छोटी बच्ची को जिसने कुछ नहीं किया, उसे सबकी डांट सुननी पड़ी, सजा मिली, और तुम बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? शान ने वीर की बात की सुन एक बार अपनी आंखें उठाईं और सानिया की तरफ देखा मदद के लिए। सानिया खुद हैरान और गुस्से में थी। वह इस सब का जिम्मेदार मायरा को मान रही थी, लेकिन वह शान से ज्यादा शातिर थी। उसने अपने दिमाग से काम लिया और कुछ ऐसा सोचा जिससे शान इस मुसीबत से निकल सके। उसने धीरे से शान को कुछ इशारा किया। यह एक ऐसा इशारा था जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। एक ऐसी चाल जिससे वो बच सकते थे। शांत खड़े शान को कुछ भी न बोलते देख वीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अब कुछ बोलोगे या फिर नहीं? वही शांत सानिया का इशारा समझ अपनी आंखों में अचानक आंसू लाकर वीर की आंखों में देखते हुए धीमी और कांपती हुई आवाज में बोलता है, सॉरी भाई, वो मैं डर गया था। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक प्रैंक किया था। मुझे सच में नहीं पता था कि सानिया का पूरा कमरा खराब हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी भाई। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों से आंसू झरझर कर नीचे गिरने लगे। उसकी आवाज और भी धीमी होती गई, मानो उसके शब्द गले में अटक रहे हों। तो तुमने ये सब तब क्यों नहीं बताया था, जब मायरा को मही डांट रही थी? उसकी बात सुन जानकी जी गुस्से में उसे देखते हुए बोलती हैं। सभी घरवाले शान की यह बात सुनकर बहुत गुस्से में थे। हर किसी को मायरा के लिए बुरा लग रहा था। शान ने अपने आंसू पोंछे और सिर नीचे किए ही बोला, मुझे लगा अगर मैं बता दूंगा तो सब मुझ पर मायरा से ज्यादा गुस्सा करेंगे। मॉम, डैड भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आप भी सबसे ज्यादा मायरा से ही प्यार करती हैं।
वह आगे कहता है, मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है और मॉम मेरी सौतेली माँ है। अगर उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया तो। उसकी आवाज़ में एक उदासी और डर था, इसलिए मैं बहुत डर गया था। अगर सच जानने के बाद आप लोग मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। बस इसीलिए मैंने यह बात नहीं बताई। मायरा छोटी है, उसे कम सज़ा मिलेगी मगर मुझे नहीं। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए। मुझे पता है कि आप लोग मेरी मॉम को पसंद नहीं करते थे, तो कहीं आप मुझसे भी। वह इतना कहते ही चुप हो गया। फिर थोड़ा रुका, एक बार उसने सबको देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है या नहीं। फिर आगे बोला, सॉरी दादी और मॉम, मैं बताना चाहता था बाद में, पर मुझे लगा कहीं आप सब मेरी मॉम की तरह मुझसे भी नफरत न करने लगी, मुझे झूठा न समझे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं कुछ बताने की। शान की बातों ने सभी को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से अपने मायरा को डांटा। इतना कहते ही शान रोने लगता है। सानिया जल्दी से आगे बढ़ उसे गले लगा लेती है। घर के बाकी सदस्य दादी, केसर और गौतम को छोड़कर जो अब तक गुस्से में थे, उन सब का गुस्सा शान की इतनी भावुक इमोशनल स्पीच बातों को सुनकर पिघल गया था। उनके मन का गुस्सा अब दया में बदल चुका था। पर जैसे ही माही जी ने ये सब सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू शान के लिए नहीं थे, बल्कि मायरा के लिए थे। उन्होंने मासूम मायरा पर इतना गुस्सा किया और उसकी बात तक नहीं सुनी। ये सोचकर माही जी का दिल बैठ सा गया। सानिया ने धीरे से, सबकी नजरों से बचकर, शान के कान में फुसफुसाती है, वाह, बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत अच्छे से सिचुएशन संभाली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और भाई के गुस्से से तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। शान ने भी धीरे से, बिना किसी को एहसास होने दिए, जवाब दिया, इतनी आसानी से नहीं। और उस मायरा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कहते हुए उन दोनों की आंखों में एक शातिर चमक थी। तभी गीता जी आगे आते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमसे गलती हो गई, हम समझ रहे हैं। और वैसे भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो तुम शांत हो जाओ। इतना कहकर वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और आगे कहती है, हमें नहीं पता था कि तुम हम सबके बारे में ऐसा सोचते हो। और तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी माँ से नफरत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और माही दीदी, वह तो तुम्हें अपने खुद के बच्चों जैसा प्यार करती है। इसलिए आगे ऐसा कभी अपने दिमाग में मत लाना कि हम तुमसे नफरत करते हैं या तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। दीपा जी भी आगे बढ़कर शान के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करते हुए कोमल आवाज में बोलती है, हाँ शान, अब चुप हो जाओ। तुम्हें बताना चाहिए था बेटा कि गलती तुम्हारी थी, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए था। उनकी आवाज में ममता और थोड़ी नाराजगी दोनों थी। हम सब तुम्हें और मायरा को बराबर ही प्यार करते हैं, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम मायरा से माफ़ी मांग लो और इस बात को यहीं ख़त्म करो, ठीक है? वही दादी तो बेहद गुस्से में थीं। उन्हें ये सब नाटक लग रहा था, मगरमच्छ के आंसू। और करती थी वह कविता, शान, सानिया और वीर की माँ से नफरत। ऐसी औरत से नफरत करनी भी चाहिए। जैसी माँ वैसे बच्चे, मन ही मन वह यही सोच रही थी। शान की वजह से उनकी मासूम सी बच्ची मायरा को कितना दुख हुआ था। उन्होंने और कुश ने कैसे कैसे करके उसे शांत कराया था। अगर उस राज तक पहुंचना ना होता तो कब का वह इन दोनों को घर से बाहर निकाल देती। वीर अपनी माँ के जिक्र से चुप हो गया था। उसे पता था कि उसकी माँ इतनी अच्छी औरत नहीं थी, पर वह ये बात शान और सानिया को नहीं बता सकता था कि सब उसकी माँ से क्यों नफरत करते थे। पूरी बात तो उसे भी नहीं पता थी, पर कुछ बातें वह जानता था। पर उसे मायरा के लिए बुरा लग रहा था। उसके भाई की वजह से मायरा को दुख हुआ। वही माफ़ी का जिक्र सुनकर शान के जबड़े कस गए। माफ़ी, और वो भी मायरा से? कभी नहीं। पर सानिया ने उसका हाथ जोर से दबाया, जैसे कह रही हो कि अभी मौके की नज़ाकत समझो और माफ़ी मांग लो, इसे बाद में सबक सिखाएंगे। न चाहते हुए भी शान मायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सानिया भी उसके साथ थी। शान ने एक नज़र सबको देखा, तो सब उसी को देख रहे थे। फिर उसने अपनी मुठियां कसी और मायरा की तरफ देखते हुए बेमन से कहा, आई एम सॉरी। मायरा शान की सॉरी सुनकर उसे एक नज़र देखती है, फिर सबको देखते हुए अपनी सख्त आवाज में एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, वैसे मानना पड़ेगा इस घर के लोगों के दोहरे मापदंड को, डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी गलती पर मुझे सजा मिली। मुझे अपना कमरा किसी और को देकर उस कमरे में रहना पड़ा और इस नालायक ने गलती की तो बस सॉरी। वाह, क्या परिवार है। इंटरेस्टिंग। उसकी वाक्य में एक कटाक्ष था।
जो सबको शर्मिंदा करने के लिए काफी था। मायरा की बात सुनकर वीर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है मायरा। शान को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। वीर का अपनी माँ कविता के बारे में क्या मानना था, और वह इस बात को शान और सानिया से क्यों छिपा रहा था कि सब उनसे नफरत करते थे। शान की मासूमियत और डर का ड्रामा क्या पूरी तरह से उसकी अपनी सोच का नतीजा था, या इसमें सानिया की शातिर चाल का भी हाथ था। क्यों सानिया ने शान का साथ दिया? क्या शान मायरा को फंसा पाएगा, और क्या वो सच जान पाएगी दादी जिसमें लिए जेल रही है वो दोनों भाई बहन को? अब शान और सानिया मिलकर क्या नई चाल चलेंगे? पहला वॉक, पहली जीत। वीर शान को उसकी सजा बताते हुए कहता है, शान पूरे 1 महीने उस कमरे में रहेगा जिसमें मायरा रही थी, और पूरे 1 महीने उसे न तो पॉकेट मनी मिलेगी और न ही कोई कार। पर भाई, मैं कैसे उस कमरे में रहूंगा? शान कुछ और बोलता कि वीर ने गुस्से में उसे चुप करते हुए कहा, शट अप शान, ये सब तुम्हें ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। और तुमने सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा? मायरा से माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ न कर दे, समझे? और सानिया, तुम मायरा का कमरा खाली कर दो। तुम्हारा कमरा पहले से ही तैयार है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। वीर, भाई, ये आप क्या कह रहे हो? सानिया क्यों कमरा खाली करेगी? दीपिका वीर की बात सुन के बोली। लेकिन वीर ने उसको भी चुप कराते हुए कहा, गलती शान की थी, पर इसकी सजा मायरा को मिली है जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो अब इसको सुधारना हमारा काम है, इसीलिए मायरा को उसका कमरा वापस मिल जाना चाहिए। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। जिस पर सबने हामी भर देते हैं। वहीं मायरा के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, पहला बार पहली जीत तुम्हें ये खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज तो सिर्फ रूम चुना है, धीरे धीरे सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगी सानिया। वही शान जो अपनी सजा सुन शौक था दादी उसे ऐसे कड़ा देख अपनी कड़क आवाज में उससे बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया वीर ने क्या कहा? माफी मांगो मायरा से। दादी की बात सुनकर शान ने मायरा की तरफ देखते हुए फिर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? किस चीज की माफी? मायरा ने उसकी बात पर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। शान समझ रहा था कि मायरा उसे नीचा दिखा रही है, पर उसने खुद को काबू किया और दांत पीसते हुए आगे कहा, मैंने सानिया के कमरे में पटाखे तुमसे रखवाए और फिर खुद उनको जलाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सानिया, जिसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर खुद को बाहर से शांत और मासूम दिखाते हुए बोली, आई एम ऑल्सो सॉरी मायरा। मुझे नहीं पता था ये सब शान ने किया है। इतना बोलकर वह रोने लगी और आगे बोली, मैं अभी तुम्हारा कमरा खाली कर देती हूँ, पर प्लीज हमें माफ कर दो। मायरा जो अब थक चुकी थी इन दोनों के इस ड्रामे से, उसने गुस्से में दोनों को देखते हुए कहा, माफी? तुम दोनों को क्या लगा कि तुम्हारी माफी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अपनी ये 2 कौड़ी की माफी अपने पास ही रखो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है तुम्हें। फिर सानिया की तरफ देखकर बोली, और तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि रोकर दिखाओगी तो मैं अपना कमरा वापस नहीं लूंगी? ऐसा सोचाना भी मत करना। 1 घंटे के अंदर मेरा कमरा खाली करो। फिर वो केएसआर की तरफ देखते हुए बोली, दीदी उस कमरे को लॉक करवा दो और मेरे लिए 4थे फ्लोर पर कमरा तैयार करवाओ। आई नीड सम स्पेस। मैं जब तक गेस्ट रूम में जा रही हूँ। इतना क्या वह मायरा वहां से जाने लगती है। वह जा ही रही थी कि तभी दीपिका ने उसे रोकते हुए कहा, जब तुम्हें उस कमरे में रहना ही नहीं है तो तुम सानिया को खाली करने को क्यों कह रही हो? क्योंकि वो कमरा मेरा है, मायरा सिंह राठौर का। मायरा ने बड़े एटीट्यूड से तेज आवाज में जवाब दिया। और मायरा अपनी चीज किसी को नहीं देती, चाहे बाद में मैं उस चीज को आग ही क्यों न लगा दूं। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी की लड़की का इस्तेमाल किया हुआ कमरा मैं इस्तेमाल करूंगी? मैं? नो वे। इतने लो स्टैंडर्ड्स नहीं है मेरे, और न ही मैं आपकी तरह बेवकूफ हूँ। इतना बोलकर मायरा तिरजा मुस्कुराते हुए गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। उसकी बातों में एक घमंड और आदेश साफ झलक रहा था। वहीं बाकी सब लोग अभी भी अवाक खड़े मायरा की बातों के बारे में सोच रहे थे। जब वह बोल रही थी तब उसका ऑरा इतना मजबूत था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ कहे। मायरा की बात सुन दादी और केएसआर के होठों के कोने ऊपर मुड़ गए। दादी ने केएसआर को देखते हुए कहा, जैसा मायरा ने कहा है वैसा करो कुश, और गौतम, उसके लिए कमरा तैयार करवाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ। जी दादी। अपनी दादी की बात सुनकर गौतम घर के बाहर चला गया। उसे तो वैसे भी इन लोगों से कोई मतलब नहीं था।
उसके लिए तो उसकी प्रिंसेस सबसे ऊपर थी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। पर माँ, उस फ्लोर पर तो आपने किसी को जाने से मना किया है, तो मायरा का कमरा वहाँ कैसे? दीपा जी बीच में बोल पड़ी। ये सब तो मायरा से उसका कमरा छीनने से पहले सोचना चाहिए था। ये सुझाव आपने ही तो दिया था ना माही को, हमें पता है। जानकी जी ने गुस्से से कहा। उसने बिना गलती के सजा काटी, तो अब उसे जो कमरा चाहिए हम उसे वही देंगे। इतना बोलकर जानकी जी अपने कमरे में चली जाती है। टू क्या गेटर आप क्या करेंगे शान और सानिया? क्यों मना ही साउखा फोर्थ फ्लोर पर जाने का? ऐसे क्या राज बा फोर्थ फ्लोर पर? और क्या खुशी के एसार मायरा को पाके? मायरा के असवार का क्या जवाब देगी सानिया? कैसे बदल लेगा शान मेटा से अपनी बाइट्स टीका? कटा सानिया करेगी अपना कमारा खाली? क्या शान कटेगा अपनी जा क्या चाहेगा कोई नहीं चल? मायरा ने की सानिया की बेइज्जती। मायरा मेहमान कक्ष गेस्ट रूम में आकर गर्म पानी से शावर लेती है, फिर कपड़े बदलकर सीधे बिस्तर पर गिर पड़ती है। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, नीचे हुई सारी बकवास से। नीचे धीरे धीरे एक एक करके सभी वहां से अपने अपने काम से चले जाते हैं, पर उनका मन खाली नहीं था। हर किसी के दिल में कई सवाल थे, जिनका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। उन्हें ये समझने के लिए कुछ समय चाहिए था कि यह सब क्यों हुआ। अब वहां सिर्फ शान और शानिया थे, जो गुस्से और अपमान में उबल रहे थे। इतनी बेइज्जती उनकी कभी नहीं हुई थी। दोनों अपने दिल और दिमाग में नफरत लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब उन्हें दिमाग में सिर्फ बदला लेना था। सानिया अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपना सामान इधर उधर फेंकने लगती है। जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आह मायरा, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। बहुत पर निकल आए हैं न तुम्हारे, देखना कैसे काटती हूं मैं। फिर थोड़ा रुककर वह खुद से कहती है, पर ये मायरा की बच्ची इतना बदल कैसे गई? अभी कुछ दिन पहले तो एकदम बेवकूफ थी, फिर अचानक एक्सीडेंट के बाद ऐसा क्या हुआ जो ये इतना बदल गई? इतना बोलकर वह याद करने लगती है कि कैसे उसने मायरा को ट्रैप कर उसके नानू की सिक्योरिटी तोड़कर यहाँ बुलाया, कैसे सबसे उसकी लड़ाई कराई, कैसे उसे अजीब और गरीब तरह से रहने के लिए प्रभावित किया कि अगर वह ऐसे रहेगी तो विक्की उसे पसंद करने लगेगा, और वह बेवकूफ उसकी बातों में आ गई। पूरे एक हफ्ते उसने उसे कितना परेशान किया, और अंत में उसने उसी के प्यार के हाथों उसकी इतनी बेइज्जती कराई जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना सोचकर सानिया पहले तो हंसती है, फिर पास रखा गुलदस्ता उठाकर जोर से जमीन पर मारती है। गुस्से और नफरत से कहती है, इतना सब कुछ प्लान किया पर पता नहीं कमीनी बच कैसे गई। जितनी बार भी इसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, हर बार कैसे न कैसे ये बच जाती है। इस बार इसे डैड ने बचा लिया। अगर मर जाती तो एक तीर से दो निशाने लगते, पहला मेरा विक्की भी मेरा हो जाता और दूसरा मैं बनती केसार की इकलौती बेटी, दो कौड़ी की। कहा तूने मुझे, देखना मैं तेरा क्या हश्र करूंगी। अगर घर वालों की नज़रों में तुझे फिर से गिरा न दिया तो मेरा नाम भी सानिया नहीं। इतना बोल वो अपनी प्लानिंग में लग जाती है। उधर शान भी अपने कमरे में मायरा से बदला लेने की योजना प्लानिंग बना रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। शान और सानिया ने ना चाहते हुए भी कमरे बदल लिए थे। अब सानिया अपने पुराने कमरे में थी और शान उस सजा वाले कमरे में। घर में लोगों की थोड़ी चहल पहल थी क्योंकि मायरा का कमरा तैयार हो रहा था। घर के सब लोग बगीचे गार्डन में बैठे थे। शान वहां नहीं था, वो अभी अपनी प्लानिंग में लगा था, और दीपा जी का बेटा, वो अब्रॉड में था अभी अपने बिजनेस के काम से। अब तक माहौल शांत हो गया था। सब शाम की चाय का मजा ले रहे थे, तो कोई कॉफी पी रहा था और कोई कुछ और। अभी भी सो रही मायरा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। पहले तो वह नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर से खटखटाहट होने पर वह झुंझलाकर दरवाज़ा खोलती है। वह चिल्लाने ही वाली थी कि देखती है कि वह उसकी दादी की मेड है, जिनकी उम्र दादी से थोड़ी कम है, घर की सबसे पुरानी मेड, जिन्हें सब काकी कहते हैं। दरवाज़ा खुला देख काकी कहती हैं, मायरा बेबी, मैडम आपको नीचे बगीचे में बुला रही हैं। आप काफ़ी देर से सो रही हैं, चलकर कुछ खा लीजिए। उनकी बात सुनकर मायरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर काकी वहां से चली जाती है और मायरा फ्रेश होकर बगीचे की तरफ आ जाती है। उसने एक काली ब्लैक ट्राउजर के साथ एक ढीली लूज सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत कुल क्लासी और सुंदर लग रही थी। बगीचा गार्डन एरिया बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें तरह तरह के फूल और हरियाली थी। गुलाब, चमेली और रात की रानी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुल रही थी, जो मन को एक सुकून दे रही थी। बीच में एक फव्वारा था, जिसकी धीमी सी आवाज़ पूरे माहौल में एक संगीत घोल रही थी।
सामने डूबता हुआ सूरज दिख रहा था, जिसकी सुनहरी रोशनी पूरे माहौल को और भी मनमोहक बना रही थी। वहां एक छोटी सी छत शेल्टर थी, जिसके नीचे सोफे, मेज और कुर्सियां बैठने के लिए कुछ झूले रखे थे, जिन पर सब लोग बैठे हुए थे। मायरा चलती हुई बगीचे में आती है। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। मायरा आकर देखती है कि वहां सब बैठे हैं, पर वह सबको अनदेखा करके देखती है कि एक सोफे पर एक कोने में जानकी जी और दूसरे कोने में केएसआर बैठे हैं। वह उनके पास जाने लगती है। दादी उसे आता देख अपने पास बुलाती हैं। मायरा जाकर जानकी जी की गोद में अपना सिर रख देती है और अपने पैर केएसआर की गोद में रख देती है, जो अपने फोन में लगे हुए थे, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दादी उसकी इस हरकत पर हंसने लगती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। अपना रुख फोन से हटा मायरा की ओर करते हैं। उनकी आंखें उसे घूरने लगती। ऐसा लग रहा था मानो उनकी नजरों से ही मायरा की आंखें खुल जाएंगी, पर नहीं। मायरा तो आंखें बंद किए मस्त लेटी थी। सब लोग मायरा की इस हरकत पर चौंक गए थे। जब से मायरा आई सबको बहुत अलग लग रही थी, बदली बदली सी। बचपन में वह ऐसी नहीं थी। क्या ये वही मायरा थी जिसे सबने बचपन में देखा था? ये हरकतें तो उसकी कभी नहीं थीं। वह तो हमेशा शांत और प्यारी थी। सबको लगा कि केएसआर जरूर मायरा को डांटेंगे उसकी इस हरकत। माही जी को भी यही लगा कि कहीं केएसआर मायरा पर गुस्सा न करने लगे। इसलिए उन्होंने तुरंत बीच में दखल दिया और अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए बोली, मायरा, ये क्या बदतमीजी है? ठीक से बैठो। तुम अपने डैड के ऊपर पैर रखकर क्यों लेटी हो? सानिया ने भी अपनी मीठी और सहमी हुई आवाज में मायरा को समझाते हुए कहा, हाँ मायरा, तुम ऐसे कैसे लेट सकती हो? वो हमारे डैड हैं। तुम उनके ऊपर अपने पैर कैसे रख सकती हो? वो तुमसे इतने बड़े हैं। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? यही ना कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। सानिया ये सब बड़े प्यार से कह रही थी, जैसे उसे मायरा की बहुत फिक्र हो, पर उसके शब्दों में एक छुपा हुआ व्यंग्य था। पर वह इनडायरेक्टली मायरा को अनपढ़ और बदतमीज कह रही थी, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं समझ पाया। सानिया की यह बात सुनकर उस अनजान शख्स के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोलता है, मेरा प्यादा इतना कमजोर भी नहीं है। सानिया की बात सुनकर मायरा ने हल्की सी करवट ली और उसे देखते हुए खींचकर बोलती है, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी आवाज बहुत बेसुरी है? जब भी कानों में जाती है, ऐसा लगता है जैसे खून ही निकल आएगा। और तुम्हारी ये जुबान न बहुत चलती है, बिल्कुल कैंची की तरह। इसे थोड़ा काबू में रखो, नहीं तो किसी दिन मैं तुम्हारी जुबान अपने हाथों से काट दूंगी, समझी? और मेरे मामले से जितना हो सके उतना तुम दूर रहा करो, इडियट। मायरा ने अपनी आवाज और भी धीमी और धमकी भरी करते हुए आगे कहा। ये कहकर मायरा ने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। इस लड़की की किचकिच उसके सर में दर्द कर देती है। वही मायरा की तीखी बातें सुनकर सानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सबको उसके लिए बुरा लगता। लेकिन सुबह की घटना याद होने के कारण कोई भी मायरा से कुछ नहीं कह पाता। पर माही जी से सानिया की आंखों में आंसू देखकर से रहा नहीं गया, तो वो मायरा को डांटते हुए बोलती है, मायरा, यह क्या तरीका सानिया से बात करने का? अभी के अभी उससे माफी मांगो से सोरी तो हर तू क्या लगता माइग मगेगी माफी सानिया से? कन है विक्की और क्यों किरती हाँ मायरा उससे प्यार कैसे लेगी सानिया ओम बदला? क्या मायरा मीनी मैनर्स के नाइनन है बो अंजन इंसान जो करता है मायरा से नफरत कैसा बीनेगा? मायरा का कमरा क्या राज ही इस जीआर 4 डिवरोंग मिस्टर कैद कैसे आएगी मायरा आने बेल खतरोंग से? क्यों करती है दादी इतना उयार मायरा से? क्या मायरा अपनाएगी सबको? 28 हेजल ग्रीन आइज आपके पास भी है? सॉरी माय फुट, और आपको इतनी क्या परेशानी हो रही है अगर मैं अपने डैड की गोद में पैर रखे हुए हूं तो? ऐसा तो नहीं कि आपने कभी उनसे अपने पैरों की मसाज ही न कराई हो? मायरा ने ये कहते हुए माही जी की तरफ देखा। मायरा की बात सुनकर सभी चौंक गए और माही जी का चेहरा गुस्से या शर्म से पता नहीं पर लाल हो गया। वह चिढ़कर मायरा से बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ। उनकी बात सुनकर मायरा उन्हें और चिढ़ाते हुए बोलती है, मैं क्यों चुप हूँ? बताओ आप, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब आपके पैरों में दर्द होता होगा तो क्या मेरे डैड उनकी मसाज नहीं करते होंगे, और क्या वो आपको? इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, केएसआर ने उसे बीच में टोकते हुए सख्त लहजे में कहा, चुप हो जाओ मायरा। पर ये मायरा कुछ कहना चाहती थी, पर केएसआर उसे फिर से बीच में टोकते हुए बोलते हैं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी?
केएसआर की बात सुनकर मायरा ने आंखें घुमाई, लेकिन चुप हो गई। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, जिसे किसी ने नहीं देखा क्योंकि उसका सिर जानकी जी की गोद में था। केएसआर के कान की नोक भी लाल हो गई थी मायरा की बात सुन के, पर उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया। वहां का माहौल एकदम अजीब अकवर्ड हो गया था। सभी लोग इधर उधर को देखने लगे थे। केएसआर ने माही जी की ओर देखा, जिनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह मायरा की बातों से बेहद असहज महसूस कर रही थी। केएसआर की आंखें माही जी के लिए बहुत नर्म थीं और उनमें बस प्यार ही प्यार था। हाँ, वो दिखाते नहीं थे पर वो उनसे बहुत प्यार करते। बहुत अरसे के बाद मिली थी उनकी ये इनोसेंट वाइफ। उन्हें बात को बदलने के लिए केएसआर ने माही जी की तरफ देखते हुए एक नौकरानी मेड से कहते हैं, जाओ, जाकर थोड़ा और ले आओ मायरा के पैरों की मसाज करने के लिए। उनका इशारा समझकर माही जी ने तुरंत कहा, मैं लाती हूँ, और इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली जाती है। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर केएसआर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने बड़ी खूबी सबसे छुपा लिया। उनकी बात सुन दादी उनसे पूछती है कि मायरा के पैरों में क्या हुआ है, तो वो उन्हें बताते हैं कि थोड़ी सूजन स्वेलिंग है। कुछ देर बाद जब माही जी ऑयल लेकर आती है तो केएसआर और माही जी मिलकर मायरा के पैरों की हल्के हल्के मसाज करने लगते हैं। मायरा को इससे बहुत आराम मिलता है और वह थोड़ी देर में ही सो जाती है। बाकी सब लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, पर एक शख्स था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वह थी सानिया। सानिया को मायरा से बहुत जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि मायरा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो सिर्फ उसका होना चाहिए था। सानिया ये सोचकर जल रही थी कि मायरा ने उसकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब मोम, डैड और दादी कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं। वो सोचती है कि दादी ने तो उसे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया, और डैड जो हमेशा अपने ठंडे स्वभाव कोल्ड और अर्क में रहते हैं, उनके सामने तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। इसी तरह सानिया मन ही मन मायरा को कोस रही थी। थोड़ी देर बाद जब मसाज हो जाती है तो दादी मायरा को प्यार से जगाती है, एंजल बच्चा उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया था, बाकी का रात में सो जाना। उनके जगाने पर मायरा उठकर बैठ गई। अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मायरा ने अपनी दादी को एक वार्म हग दिया। तभी उसकी नज़र दादी की आंखों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। वह थोड़ा पीछे होकर दादी की तरफ देखते हुए बोलती है, दादी आपकी ये आंखें ये हरी क्यों हैं? क्या आपने लेंस लगाए हैं? मायरा अपनी दादी की हरी आंखें देखकर उनसे ये सवाल कर रही थी, क्योंकि जब वह आई थी तब उसकी दादी की आंखें काली थीं। वह उनकी हरी आंखें देख थोड़ी हैरान थी। मायरा का सवाल सुनकर उसकी दादी हल्के से मुस्कुराती और बोलती है, अरे पागल, ये कोई लेंस नहीं है। लेंस तो मैंने तब पहने थे जब तुम आई थी, भूल गई क्या? बचपन में भी देखी है तुमने मेरी आंखें। उनकी बात सुनकर मायरा सोच में पड़ गई। उसे सच में याद नहीं था कि उसकी दादी की आंखें भी उसकी और उसके डैड की तरह हरी थीं। तभी जानकी जी ने आगे कहा, ये असली है, जो मुझे मेरे डैड से मिली और मुझसे तेरे डैड को और तेरे डैड से तुझे। तुझे क्या लगता है तेरी ये आंखें हरी क्यों हैं? ये हमारी खानदानी निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है, और जिसके पास ये हरी आंखें होती हैं वह बहुत खास होता है, जैसे कि तुम हो। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती हैं। वहीं कोई था जिसकी आंखों में गुस्सा भर आया था जानकी जी की बातें सुनकर, और सानिया ने भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसे इन हरी आंखों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वे उसके पास नहीं थी। तभी एक नौकरानी मेड मायरा के लिए चाय निकाल कर देती है। मायरा चाय का कप लेकर उसका एक सिप लेती है और सिप लेते ही स्वाद से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। चाय बहुत स्वादिष्ट टेस्टी थी और माया को चाय बहुत पसंद थी। अभियान उसके लिए हमेशा स्पेशल चाय बनाता था। पहली बार चाय उसने अभियान के हाथों से ही पी थी और उसी दिन से वह उसकी पसंदीदा फेवरेट बन गई थी। चाय का घूंट लेते ही उसके जहन में अभियान के साथ बिताए वो सारे पल एक एक करके आने लगते हैं और उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। दूसरी तरफ गोल्डन आइलैंड अभियान अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। उसके सामने दो चाय के कप रखे थे, एक उसका और दूसरा माया का। दोनों में से भाप निकल रही थी, जिससे पता चल रहा था जैसे चाय अभी ही बनाई गई हो। अभियान एकटक उन कपों को देख रहा था, तभी अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे अभियान अपना हाथ अपने दिल पर रखता है और खुद से कहता है, और कितना तड़पाओगी जाना, अब लौट आओ ना। देखो, मैं रोज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाता हूँ, इस उम्मीद में कि हम फिर से एक साथ बैठकर सूर्यास्त सनसेट का नज़ारा देखेंगे। फिर थोड़ा रुक वो अपनी टूटी हुई आवाज में आगे कहता है,
न तुम मुझे मरने दे रही हो और जीना तो मैं तुम्हारे सिवा सोच ही नहीं सकता। जब भी सोचता हूँ मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं तो ये दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे तुम मुझे रोक रही हो और बता रही हो कि तुम यहीं हो, मेरे आसपास। मैं क्या करूं जाना, क्या करूं? इतना बोलकर वह अपना सिर सोफे से टिका देता है और उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। वहीं दादी जब मायरा को कहीं खोया हुआ देखती है तो उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ एंजल, कहाँ खो गई आप? फिर वो उसके हाथ में चाय का कप देखती है और उसे देखकर कहती है, आप अपना कप हमें दीजिए, हम आपको कॉफ़ी देते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आपके कप में चाय है और आपको चाय पसंद नहीं है। इतना कहकर वह उससे कप लेने लगती है, पर मायरा उन्हें रोकते हुए कहती है, ओह माय ब्यूटीफुल दादी, आपसे किसने कहा कि हमें चाय पसंद नहीं? चाय तो मेरी फेवरेट है। दादी उसकी बात सुनकर कहती है, पर बेटा, आप पहले तो कभी चाय नहीं पीती थी, आपको इसकी महक भी पसंद नहीं आती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली वाली मायरा को चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। दादी की बात सुनकर मायरा के हाथ रुक जाते हैं और वह एक बार केएसआर को देखती है जो उसे ही अपनी गहरी आंखों से देख रहे थे। फिर मायरा दादी को देखते हुए अपनी गहरी और रहस्यमयी आवाज में कहती है, वक्त के साथ सब बदल जाता है दादी, चाहे इंसान हो या पसंद। तो बस मेरी भी पसंद अब बदल गई है। दादी उसकी बात सुनकर सिर हिला देती है, जैसे कह रही हूँ, ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो वो करो। क्यों पसंद है मायरा कोचे? खीस आती है अभियम कोचे बनाना। क्या अभियान भी इंडिया आया? मायरा का रिश्ता तय हो चुका है। सभी लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उसकी गर्माहट सबके होठों पर महसूस हो रही थी। मायरा भी चाय का स्वाद ले रही थी, पर उसका मन कहीं और था। हर एक घूंट के साथ वो अभियान की यादों की गहराइयों में उतरती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा था, उसकी बातें कानों में गूंज रही थी। वो पूरी तरह अभियान ख्यालों के में खोई थी। उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज ने उसे उसके हसीन ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचा। मायरा बच्चा, आपके डैड ने आपको बताया क्या? वो आपकी बात मानने को तैयार हो गए हैं। आपकी वो जिद, वो इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है जिसकी वजह से आप उनसे नाराज थी। जानकी जी ने मायरा को देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें वो खुशी नहीं थी जो हमेशा होती है। शायद वो खुद यह नहीं चाहती थी, पर अपनी पोती की खुशी के लिए वो मजबूर थी। जानकी जी की बात सुनकर केएसआर एक पल के लिए जम से जाते हैं। उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं और बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि जानकी जी किस बारे में बात कर रही हैं। मायरा उनकी बात सुनकर एक पल के लिए रुकती है, उसकी भौहें चक जाती है, जैसे उसे कुछ याद आया हो, पर वह अपना सिर झटक देती है, ये सोचकर कि शायद जो वह ज्यादा सोच रही है ये हो ही नहीं सकता। इतना सोच मायरा भी सबकी तरह जानकी जी की तरफ एक उलझी कन्फ्यूजन भरी नज़र से देखती है, मानो उनसे पूछ रही हो कि कौन सी बात। जानकी जी मायरा की आंखों का सवाल समझकर उसे कुछ बताती, इससे पहले ही कर उन्हें बीच में टोक अपनी शांत पर सख्त आवाज में बोलते हैं, आप रहने दीजिए माँ, मैं बाद में मायरा से इस बारे में बात कर लूँगा। उनकी बात सुनकर जानकी जी को कुछ अजीब लगता है। वह जानती थी कि केएसआर मायरा के इस फैसले से खुश नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मायरा के लिए यह फैसला लिया है। फिर भी अभी तक उन्होंने मायरा को इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, ये सोच वह सीधे उनकी तरफ देखते हुए सवाल करती है, आपने अभी तक मायरा को इस बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं, पर सही समय आने पर मैं बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। केएसआर जानकी जी को कुछ भी बताने से रोकने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था। पर कुछ, आपका सही समय कब आएगा? कल शाम को ही भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद सेरेमनी रखेंगे, सबको इनविटेशन भेजना है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, और आप अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हो। कहते कहते जानकी जी रुकती है, फिर गहरी सांस लेकर आगे कहती है, हम जानते हैं कि कुछ आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, पर अब तुम मायरा की खुशी के लिए फैसला ले चुके हो और अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। उनके इस सवाल पर कुशा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बारे में बात हो रही है और किस चीज़ की सेरेमनी है जो 1 हफ्ते बाद होने वाली थी। सिर्फ दादाजी को छोड़कर, क्योंकि उन्हें जानकी जी ने पहले ही इस बारे में बता दिया था। पहले तो वह भी राजी नहीं थे, पर मायरा की खुशी के लिए मान गए थे। जानकी जी और केएसआर की बात सुनकर मायरा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कता है। उसे एक अजीब सी घुटन उसके सीने में होने लगती है, जैसे जानकी जी ठीक उसी बात का जिक्र कर रही हो जिसका बारे में वो सोच रही हो जो वह कभी नहीं चाहती थी।
ये सोचते ही उसकी पकड़ चाय के कप पर कसती चली जाती है, इतनी कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता है। वह तिरछी नजरों से कुश की ओर देखती है। उसकी आंखों में पहले जो उलझन थी, अब धीरे धीरे उनमें गुस्से भरने लगा था। माँ, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए कि हमें ये रिश्ता करना है या नहीं। के.एस.आर. जानकी जी की ओर देखते हुए कहते हैं। उन्होंने मायरा की आंखों में भरा गुस्सा देख लिया था और वह नहीं चाहते थे कि मायरा अपना गुस्सा सबके सामने दिखाए। उन्होंने यह फैसला अपनी मायरा के लिए लिया था, पर अब वह पहले वाली मायरा नहीं है। ये बात वह अच्छे से जानते थे, चाहे कोई और जानता हो या नहीं। यह क्या कह रहे हो आप? कुश, इतने बड़े फैसले बार बार बदले नहीं जाते हैं, और आप तो कभी अपने लिए हुए फैसले पर 2 बार नहीं सोचते, फिर आज क्यों? ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि अपने कैसे ये रिश्ता कराया है और अब आप जुबान दे चुके हो। और एक राठौर अपनी जुबान से कभी नहीं पलटता, इसलिए अब ये रिश्ता होगा किसी भी कीमत पर, और आप अपने फैसले से मुकर नहीं सकते। दादाजी के.एस.आर. की बात पर अपनी कड़क और भारी आवाज में बोलते हैं। उन्हें के.एस.आर. की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस लोगों की बहस को देख दीपिका से रहा नहीं जाता। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताए कुछ। दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं और किस चीज़ की रस्म है जो 1 हफ्ते बाद है? किसका रिश्ता तय हुआ है? उन लोगों को आपस में ही बात करता देख जब दीपिका से और रहा नहीं जाता तो वह बीच में बोल पड़ती है। सानिया भी यह जानने के लिए बहुत बेताब थी कि आखिर किसका रिश्ता तय हुआ है, कहीं उसका और विक्की का तो नहीं। यही सोच उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठाती, क्योंकि घर में सबको पता है कि वह विक्की को कितना पसंद करती है। वह यही सब मन ही मन सोच नाच रही थी। बाकी सब भी अब जानना चाहते थे कि आखिर किसका रिश्ता तय हुआ है। दीपिका की बात सुनकर जानकी जी एक बार के.एस.आर. की तरफ देखती हैं, जिनकी आंखें सख्त हो चुकी थीं और मुठ्ठियां कस चुकी थीं। लेकिन उनका ध्यान मायरा पर नहीं गया, जिसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो गया था और उसके आसपास एक अजीब सा माहौल बन गया था। जानकी जी एक नज़र के.एस.आर. को देखकर सबकी तरफ देखते हुए कहती हैं, हमने मायरा का रिश्ता तय कर दिया, विक्रम के साथ है। थोड़ा रुककर वह आगे कहती हैं, बिना ये ध्यान दिए कि उनके कहे हर एक शब्द के बाद मायरा की पकड़ उस कप पर कसती जा रही थी, और 1 हफ्ते बाद मायरा और विक्रम की सगाई है। उनकी बात सुनकर सब लोग जैसे सदमे में चले जाते हैं। किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि सानिया बचपन से विक्रम को पसंद करती आई है। सानिया, जो अब तक मन ही मन खुशियां मना रही थी कि शायद उसका रिश्ता विक्की के साथ होगा, जैसे ही उसने ये सुना, उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह काले बादलों ने ले ली। जानकी जी बात सुन दीपा जी अपनी शौक भरी आवाज में ही जानकी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, माँ, यह आप क्या कह रही हैं? अचानक से कैसे ये रिश्ता, और वो भी मायरा के साथ? और आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि सानिया बचपन से विक्रम विक्की को पसंद करती है, फिर आप उसका रिश्ता मायरा के साथ कैसे करा सकती हैं? गीता जी भी उनका साथ देते हुए बोलती हैं, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो सही नहीं है ना। ऐसे तो सानिया का दिल टूट जाएगा। बेचारी बच्ची कितना प्यार करती है विक्रम से। विक्रम भी तो सानिया को पसंद करता है, फिर वह मायरा से सगाई कैसे कर सकता है? उन लोगों का बहस करता देख दादी अपनी सख्त आवाज में कहती हैं, विक्रम की हाँ है इस रिश्ते के लिए और हमें अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, समझे? आप लोग घर के बड़े फैसला ले चुके हैं। उनके इस तरह से कहने पर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। सबकी नज़रें सानिया पर जाती हैं, जो इस बात को सुनकर जैसे सदमे में चली गई हो। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दीपिका उसको ऐसी हालत में देखकर गले लगा लेती है। सबका ध्यान सानिया पर ही था, तभी सभी के कानों में एक तेज चट्टाटिट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सब चौंककर उस तरफ देखते हैं जहां से वह आवाज़ आई थी। और वहां देखते ही सबकी आंखें डर से बड़ी हो जाती और मही जी चीख निकल जाती है, मायरा। तो क्या लगता कैसा होगा मायरा का रिएक्शन उसकी एंगेजमेंट की बात पर? क्यों केएसआर ने कहा द मायरा कोटा चले उसकी एंगेजमेंट के बेअमी? आखिर ऐसा क्या किया केएसआर ने जिससे विक्रम माना मायरा से एंगेजमेंट करने के लिए? कौन है विक्रम? क्या करता है विक्रम? क्या विक्रम की हाथों इंसल्ट होने के बाद मायरा करेगी विक्रम से एंगेजमेंट? क्या मायरा भूल जाएगी अभ्यम को और कर लेगी विक्रम से एंगेजमेंट? क्या सानिया होने देगी माया की एंगेजमेंट इतनी आसानी से? मायरा माँ खुद को हर्ट करना। मायरा, जिसने जैसे ही सुना कि उसका रिश्ता विक्रम के साथ तय हो गया है और 1 हफ्ते बाद उसकी सगाई है,
वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और अपने हाथों में पकड़ा कप इतने जोर से दबा देती है कि वह कप उसके हाथ में ही टूट जाता है। उसका आधा हिस्सा मायरा के हाथ में घुस जाता है, जिससे भारी खून हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, बहने लगता है। वहीं बाकी सब जैसे ही मायरा के हाथ को देखते हैं, एक पल के लिए सब डर जाते हैं क्योंकि खून बहुत तेजी से बह रहा था। लेकिन मायरा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसका सिर नीचे झुका था, इसलिए किसी को उसके चेहरे के हाव भाव नहीं दिख रहे थे, जो बहुत डार्क हो चुके थे। अभी तक जो हवा सुकून दे रही थी, उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली थी। सब लोग सानिया को छोड़कर जल्दी मायरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दादी जल्दी से किसी को फर्स्ट एड लाने को कहती हैं। माही जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं मायरा के हाथ को देखकर। KSR, जिन्हें खुद मायरा के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वह जल्दी से मायरा का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उस फंसे हुए टुकड़े को निकालते हैं, जिसे देख सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। माही जी के आंसू तो रोक ही नहीं रहे थे। उन्होंने मायरा को एक तरफ से गले लगाया हुआ था ताकि उसे ज्यादा दर्द न हो, लेकिन उनके खुद के कंधे कांप रहे थे। वहीं मायरा को तो जैसे दर्द ही नहीं हो रहा था। जब KSR ने उसके हाथ से वह कांच का टुकड़ा खींचा, तब उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसके दिमाग में बस अभियान चल रहा था। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली ब्लैंक हो गया था। न उसे कुछ दिखाई दे रहा था और न सुनाई। जब बात अभियान की आती तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। KSR उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे जल्दी जल्दी, पर खून रुक नहीं रहा था। शायद तक ज्यादा गहरा था, इसलिए शायद टाँके लगाने की जरूरत थी। गौतम ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था, जो कुछ देर में ही पहुंचने वाले था। तभी मायरा की आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है और वह माही जी के पेट पर सिर रखे हुए ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि माही जी खड़ी होकर उसे गले लगाए हुए थी और मायरा सोफे पर बैठी थी। जब माही जी को अपने पेट पर कुछ भारी महसूस हुआ, तो उन्होंने नीचे देखा कि मायरा का सिर उनके पेट पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। माही जी ने अपने हाथों में मायरा का चेहरा पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, तो देखा कि मायरा बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वह बहुत घबरा जाती है और मायरा के गालों को थपथपाकर उसे जगाने लगती है। मायरा, बच्चा, उठो, क्या हुआ मायरा? मायरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ देखो, देखो मायरा को क्या हुआ है? वह आंखें नहीं खोल रही है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिस प्यार को वह इतने सालों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी, अब चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। मायरा को देखते, जो बेहोश हो चुकी थी, उसे देखकर एक पल को वह भी डर जाते हैं, पर वह जानते थे कि मायरा अभी शारीरिक फिजिकली रूप से ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 दिन पहले ही उसे होश आया था। उन्होंने मायरा को माही जी की बाहों से अपनी बाहों में लिया और माही जी को शांत कराते हुए कहा, माही, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है मायरा को, वह बस बेहोश हुई है। माँ, आप प्लीज माही को संभालिए। इतना कहकर वह मायरा को अपनी गोद में लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं, जो अब तक तैयार हो चुका था। उन्होंने माही को संभालने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि वह जानते थे कि माही ऐसी चीजें देखकर कितनी जल्दी डर जाती है और घबराने लगती है। जानकी जी भी माही जी को लेकर KSR के पीछे पीछे मायरा के कमरे की तरफ चली जाती हैं। उनके पीछे बाकी लोग भी थे, क्योंकि वे सब भी मायरा के लिए चिंतित थे। KSR मायरा को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। तब तक डॉक्टर की पूरी टीम भी आ गई थी। डॉक्टर आकर मायरा का चेकअप करने लगते हैं और बाकी सब लोग नीचे लिविंग रूम में आकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। अब वहां सिर्फ KSR बचे थे। उन्होंने सब लोगों को नीचे भेज दिया था, माही जी को भी। वे कमरे के बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर मायरा की पट्टी ड्रेसिंग कर और ड्रिप लगाकर बाहर आते हैं। KSR उनके सामने खड़े थे। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए मायरा की हालत के बारे में उन्हें बताते हैं। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, फिर KSR उन्हें कुछ समझाते हैं कि नीचे सबको क्या बताना है। उसके बाद डॉक्टर की टीम KSR के साथ नीचे लिविंग रूम में आ जाती है। डॉक्टर को आता देख सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दादा दादी और माही जी जल्दी से डॉक्टर के सामने आ जाते हैं और माही जी अपनी घबराई हुई आवाज में डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बिल्कुल ठीक तो है ना? उनकी आवाज कांप रही थी। माही जी बात सुन डॉक्टर ने बहुत ही शांत आवाज में उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मिस राठौर बिल्कुल ठीक हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर दादाजी की चिंता कम नहीं हुई।
उन्होंने अपनी सख्त आवाज में डॉक्टर से पूछा, अगर मेरी पोती ठीक है तो फिर वो अचानक बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर उनका सवाल सुन उन्हें देखते हुए कहते हैं, देखिए सर, उन्हें अभी 2 दिन पहले ही मिस राठौर कोमा स्टेट से होश आया है, इसलिए वो थोड़ी कमजोर हैं। इतनी ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश हो गईं। उन्हें बस थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। फिर वो केएसआर की ओर देखकर बोले, अच्छा मैं चलता हूँ सर। उनकी बात सुन केएसआर ने सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। डॉक्टर के जाते ही केएसआर ने सबकी तरफ देखा। कुछ लोगों के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे, जिन्हें समझ वो अपनी शांत मगर सख्त आवाज में कहते हैं, मायरा ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, बस ध्यान रहे कि उसके सामने कोई ऐसी बात न हो जो उसे पसंद न आए। वो ये बोलते हुए सबकी तरफ देखते हैं। जहां सब शांत हो रहे थे, जानकी जी की चिंता अभी भी बाकी थी। पर मायरा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? अगर वो ठीक है तो वो केएसआर से पूछती है, क्योंकि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। जख्मों को भरने के लिए नींद बहुत जरूरी है। केएसआर ने उनकी बात बीच में ही काट दी। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में लौट गए। इस सब के बीच सब लोग सानिया को पूरी तरह भूल गए थे, जिसका दिल टूट चुका था। टू क्यों किया मायरा ने खुद को हर्ट, क्यों पहुंचाई खुद को चोट? ऐसा क्या रिश्ता है मायरा और अभ्यम के बीच जो इतने दूर होते हुए भी है इतना गहरा?